हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो वो हमने निकाला था कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे होंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी KQ1Q2/r। ठीक है, आज हम निकालने वाले हैं कि अगर हमारे पास चार्ज दो ना हो, दो से ज्यादा हो, 2 3 4 5 6 मान लेते हैं स्मॉल n चार्ज हैं, तो ऐसे स्मॉल n चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए बेटा विद्युत विभव की परिभाषा से यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमें इतना तो पता होता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो हम क्या निकालते हैं कि Q चार्ज को अनंत से इस सर्टेन पॉइंट तक ले जाने में W कार्य कर रहे हैं, W वर्क कर रहे हैं, किसको, Q चार्ज को ले जाने में। ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, W/Q, यानी वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मैं ये एक फॉर्मूला यहां साइड में लिख दे रहा हूं कि भाई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, W/Q। तो यहां से अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/V। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, और ये जो अपन फॉर्मूले निकाल रहे हैं ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में मैंने डिटेल से आप सबको बताया हुआ है। तो आप चाहें तो मैं आई बटन में उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखते आइए इस चैप्टर की, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, यानी n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान उन सभी आवेशों को उनके अभीष्ट बिंदुओं तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि अगर किसी सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, लेट Q1 Q2 Q3 Q4, तो इन सब चार्जेस को इनफाइनाइट से इनकी सर्टेन पोजीशन तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम कितना वर्क करेंगे, वो टोटल वर्क ही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं तो हम उन पॉइंट चार्जेस को उनकी अभीष्ट स्थितियों तक, यानी वो एट प्रेजेंट जिन पॉइंट्स पे रखे हैं उन तक लाने में किए गए कार्य का कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं बेटा हमारे पास कोई पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। ठीक है, और यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2 और यहां पे चार्ज है Q3। ठीक है, ये सारे पॉइंट चार्ज है। ये जो पॉइंट A है, ध्यान दे लेना, ये जो पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष इस पॉइंट A का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली अपन को। ठीक है, देखिए ऐसे ही ये जो पॉइंट B है इसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो क्या है, R2 वेक्टर है। और ये जो पॉइंट C है इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है, R3 वेक्टर। ठीक है, अब हमें ये जो तीन चार्ज हैं Q1 Q2 और Q3, ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं, और इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट से इन सारे पॉइंट चार्जेस को, इन सारे बिंदु आवेशों को इनफाइनाइट से इनके जो मूल स्थितियां हैं यानी A, B और C पर, फिलहाल ये जहां पर है वहां तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। मैं दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं,
इन आवेशों को अनंत से इन्हीं स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य का कैलकुलेशन करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और वही वर्क डन किसके इक्वल होगा? इन चार्जेस के सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए बेटा, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, अभी हम इनको लेकर नहीं आए हैं, यहां पर अभी कोई चार्ज नहीं है। मान रहे हैं कि हम सबसे पहले इनफाइनाइट से Q1 चार्ज ला रहे हैं, और Q1 चार्ज को ला करके हमने कहा रख दिया है पॉइंट ए पे, और यदि ऐसा करने में हमने W1 कार्य किया है, W1 वर्क किया है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लिखा है कि उस W की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू V, और V क्या है? V है उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये तब की कर रहे हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां पर उपस्थित नहीं है। बेटा अगर यहां पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पर ये Q1 चार्ज आने से पहले, Q1 आवेश के आने से पहले पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। बोलो हाँ या ना? जब हम Q1 चार्ज को लाएंगे उससे पहले यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। यानी कि अगर मैं W1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो आएगा Q इंटू V, लेकिन हमें पता है कि यहां पहले से कोई विद्युत विभव नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था। अगर V की वैल्यू जीरो है तो अपना W1 भी क्या होगा? जीरो। और ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हमने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, तो पहले आवेश को, एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या निकाला था? जीरो। कब? जबकि पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। ठीक है ना? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज वुड बी जीरो, जबकि कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही मौजूद नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, अब मान रहे हैं कि Q1 चार्ज तो हमने लाके रख दिया कहां पे? पॉइंट ए पे। अब पॉइंट बी पे हमें कौन सा चार्ज लेके आना है? Q2 चार्ज लेके आना है। कहां से? इनफाइनाइट से। बेटा ध्यान रखो, Q2 चार्ज को लाने से पहले हम Q1 चार्ज को ला चुके हैं, और इस Q1 चार्ज की वजह से अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है V1। अगर A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R12 मान लेते हैं, तो इस V1 की वैल्यू क्या होगी? KQ1 बाई R12। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यही तो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ बाई R। लेकिन अपने पास चार्ज क्या है? Q1। अभी Q2 को नहीं लाए हैं अपन, ठीक है ना? अभी अपने पास चार्ज क्या है? Q1। ठीक है, और Q1 से कितनी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं? विद्युत विभव कितनी दूरी पर निकालने वाले हैं? R12 डिस्टेंस पे। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ1 बाई R12, जो हमने लिख दिया है। क्लियर है? अब देखो, अब अगर हम इस Q2 चार्ज को लाने में W2 कार्य कर रहे हैं, हम Q2 चार्ज को यहां पे ले आए हैं और हमने इसे लाने में W2 काम किया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से W2 की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू V। Q कौन सा लेंगे? जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पे Q कौन सा लेंगे? जिस चार्ज को, जिस आवेश को लेके आ रहे हैं। और विभव की बात में, हम विभव जब निकालेंगे तब हम कौन सा आवेश लेंगे? जिस बिंदु आवेश के कारण विभव जनरेट हो रहा है। ठीक है ना? यहां पर Q2 चार्ज तो अभी आया ही नहीं है, उससे पहले कौन था? Q1 आवेश, उसकी वजह से विभव था, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां? Q1 लिखा है। ठीक है, अब हम लेकर कौन सा आवेश आ रहे हैं? Q2 आवेश लेके आ रहे हैं। तो Q2 चार्ज को जब लेके आ रहे हैं तो यहां फॉर्मूले में भी क्या आएगा? Q2। और यहां पर Q2 आवेश को लाने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V1। तो यहां लिखेंगे बेटा हम V1। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे चलते हैं। देखिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं दोनों की। ये रहा Q2, ठीक है, और V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू अपने पास है KQ1 अपॉन R12। तो W2 की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा KQ1 Q2
अपॉन R12। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब हमने दो चीजें निकाल ली हैं। जब हम पहले पॉइंट चार्ज को लेके आए थे तब हमने कितना वर्क डन किया था? 0। जब हम दूसरे पॉइंट चार्ज को लेके आए हैं तो कितना वर्क डन हुआ है? Q1 Q2 बाई R12। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कोई केस तो अपना ये है, हमने W1 की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W1 की वैल्यू क्या आई है? 0, और W2 की वैल्यू क्या आई है? Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई है? जहां बैठे हो वहीं से बोल के बताओ। बेटा आप लोग वीडियो को देख रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो, पूरा एंड तक देखना, और अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अब मान लेते हैं कि यहां पॉइंट सी है एक, है ना, और इस पॉइंट सी पे हमें एक तीसरा आवेश लेके आना है Q3। कहां से लाना है भाई? इनफाइनाइट से ही लेके आना है। ठीक है, Q1 को ले आए A पे, Q2 को ले आए B पे, ठीक है, और अब हम लेके आएंगे किसको? Q3 को लाएंगे किस पे? C पे। उससे पहले अब C पॉइंट पे चूंकि Q1 और Q2 Q3 से पहले आ चुके हैं यहां पे, तो Q1 भी C पर एक पोटेंशियल जनरेट करेगा, यानी Q1 के कारण भी यहां पर एक विभव बन जाएगा और Q2 के कारण भी यहां पर एक विभव बन जाएगा। तो अगर इस पॉइंट C पर हमें कुल विभव निकालना है, कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो Q1 और Q2 दोनों आवेशों के कारण, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल, जो विभव जनरेट होगा, उसकी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों को ऐड करके। ठीक है, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं, हम मान रहे हैं कि भाई B से C का जो डिस्टेंस है वो मान रहे हैं R23, और A से जो C का डिस्टेंस है उसको मान रहे हैं हम R13। क्या मान रहे हैं? R13। ये R2 वेक्टर यहां दिखा देता हूं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि ये जो पॉइंट C है ना, इसकी A से डिस्टेंस है R13 और B से डिस्टेंस मान ली है क्या? R23। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज Q1 है ना, ये C पे कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा? देखिए, ये C पे पोटेंशियल जनरेट करेगा, मान लेते हैं इसको V1 डैश, है ना, फर्स्ट चार्ज है ना, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या होगा? देखो, KQ बाई R कितना होता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज KQ बाई R होता है, लेकिन किसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं? Q1 चार्ज की वजह से। तो हम क्या रखेंगे यहां पर? Q1। और कितनी डिस्टेंस पे निकालने वाले हैं? R13 डिस्टेंस पे निकालने वाले हैं जी, तो हम R के प्लेस पे क्या लिखेंगे? R13। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया पॉइंट C पे, किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर? C पर, किसकी वजह से? Q2 चार्ज की वजह से। कितना होगा? हम मान रहे हैं कि उसकी वैल्यू होगी V2। उसकी वैल्यू V2 होगी, तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या लगेगा? KQ बाई R। लेकिन कौन से चार्ज की वजह से, कौन से आवेश की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं जी? हम तो Q2 आवेश की वजह से, Q2 आवेश के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q2। ठीक है भाई, पोटेंशियल यानी कि विभव किसके कारण निकाल रहे हैं? Q2 आवेश के कारण। ठीक है, और कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं? R23 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हम यहां पर R23 लिख देंगे, तो ये अपना टोटल पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट C। तो अगर C पे टोटल पोटेंशियल VC है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? V1 डैश प्लस में V2। वैल्यू रख देते हैं, क्या आ रहा है देखो जरा, KQ1 अपॉन R13 और KQ2 अपॉन R23। ठीक है, ये दोनों ऐड करके लिख दिया। अब पॉइंट C पे अगर हम Q3 चार्ज को ला रहे हैं, और ऐसा करने में हमने W3 काम किया है। कितना काम किया है? W3 वर्क किया है। तो उस W3 की वैल्यू देखो, इसी फॉर्मूले से क्या होगी? ये कौन सा चार्ज है? जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं। कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं जी? Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। और ये क्या है? पोटेंशियल, विभव।
कहां का विभव? जिस पॉइंट पे हम आवेश को ला रहे हैं उस पॉइंट का विभव है। तो जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे भैया? सी पॉइंट पे हम ला रहे हैं और सी पॉइंट पे जो विभव का मान है वो हमने कैलकुलेट करके रख रखा है। तो अभी तो हम यहां फिलहाल Vc लिखते हैं और अगले स्टेप में Vc की वैल्यू रख देंगे। क्या है? KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? W3 की। तो देखिए W3 की वैल्यू क्या होगी? ठीक से Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन R13, KQ2 Q3 अपॉन R23। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, देखो अपने पास W1 की वैल्यू है, अपने पास W2 की वैल्यू है, अपने पास W3 की वैल्यू है। एक बार हम n चार्जेस को ना मान करके, है ना, ओनली 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, देखो तीनों आवेशों को लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया है, W1, W2 और W3। तो अगर हमें इन तीनों आवेशों का एक निकाय बनाने में कार्य कितना करना पड़ा, ठीक है ना, अगर हमें यह निकालना हो कि इन तीनों आवेशों को इनकी मूल स्थितियों तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, यह निकालना हो तो हम क्या करेंगे? W की वैल्यू निकालेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। देखो W1 की वैल्यू तो कितनी है? 0 है। W2 की वैल्यू कितनी है? W2 की वैल्यू है KQ1 Q2 अपॉन R12, KQ1 Q2 अपॉन R12। और W3 की वैल्यू ये रही KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। क्लियर है? तो यहां से बेटा इस जीरो को हटा देते हैं और यही जो हम कार्य करेंगे यही इस निकाय में किसके रूप में संचित हो जाएगा? किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी अभी हमने क्या किया है? हमने 3 आवेशों के निकाय की, कितने आवेशों के निकाय की? 3 आवेशों के निकाय की, अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, ऐसे एक सिस्टम की, ऐसे एक निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर 4, 5, 6, 7 ऐसे कितने पार्टिकल होते? n पार्टिकल्स होते, तो इसी तरह ये वैल्यू क्या होती? आगे बढ़ती जाती। कैसे बढ़ती जाती अभी बताते हैं, देखिए। देखो बेटा, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये रही। ठीक है, अगर मान लो इसमें कितने होते? 4 होते। ध्यान रखना, देखो 3 आवेशों के लिए, ठीक है, जब हमने W1 निकाला कितना आया? 0। W2 निकाला तो क्या आया? KQ1 Q2 अपॉन R12। W3 निकाला तो देखो W3 किस किस के कारण? भाई कार्य हम किस किस के अगेंस्ट करेंगे? Q1 और Q2। भाई हम Q1 ला चुके, भाई ये Q1 के कारण था, ये Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश को लाने में कार्य था। Q1 और Q2 आ चुके थे, तो Q1 और Q2 जब आ चुके थे तो W3 कार्य यानी Q3 आवेश को लाने में जो कार्य था वो इन दोनों के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ा था। तो इन दोनों की वैल्यू आई थी, क्या आई थी? देखो कौन सा चार्ज लेके आए थे? तीसरा लेके आए थे, तो K तो आएगा। ठीक है, फिर पहले से कौन था? 1 था, तीसरा लाए थे, R13 हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। फिर Q2 पहले से ही था, लाए कौन सा थे? Q3 लाए थे, क्या लिख दिया था? R13। तो ये टोटल वैल्यू आई थी। ठीक है ना, यानी पहले आवेश को लाने में एक, दूसरे को भी लाने में एक स्टेप, तीसरे आवेश को लाने में 2 टर्म्स थे। ऐसे ही जब चौथे आवेश को लाएंगे तो कितने टर्म्स आ जाएंगे? 3 टर्म्स आ जाएंगे, एक टर्म और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो यहां देखो, अगर चौथे आवेश को भी मैं लाऊंगा तो चौथे आवेश को लाने से पहले 3 आवेश आ चुके होंगे ना, तो इनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उनके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि कौन से आवेश को ला रहे हैं? Q4 को। पहले से कौन सा था? Q1 पहले से था, क्या लिख देंगे? R14। पहले से Q1 की बारी आ गई, अब Q2 की बारी है। ठीक है, और कौन सा लाए थे? Q4 लाए थे, R24। फिर तीसरे की बारी है,
कौन सा भाई, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, है ना, और साथ में कौन सा लिख रहे हैं, जो आवेश हम लेके आ रहे हैं, R3 4। क्लियर है? तो देखो 3 स्टेप के लिए कहा था मैंने, 1 2 3 टर्म्स हो गए ना इसमें। क्लियर है? अगर सपोज करो कि 5वां आवेश लाना होता, ये ओनली चौथे आवेश को लाने में किया गया कार्य है। अगर चारों आवेश को लाने में कुल कार्य निकालना होगा तो ये सारे के सारे पद, ये सारे के सारे टर्म्स इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? ये अकेले चौथे आवेश को लाने में किया गया कार्य है। अगर 5वें आवेश को लाने में भी कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो के Q1 पहले से ही था, लाए कौन से हैं, 5वां R15। ठीक है ना? वो नीचे तो वही आ रहा है जो आवेश थे। R15 का मतलब क्या है, पहले आवेश और 5वें आवेश के मध्य की दूरी, के Q2, और लाए कौन सा है, Q5, क्या जाएगा R25। ठीक है? प्लस के Q2 के बाद क्या, Q3, लाए कौन सा है, Q5, नीचे क्या जाएगा R35। 1 2 3 हो गए, अब चौथा रह गया, के Q4, लाए कौन सा है, Q5 अपॉन R45। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। ठीक है ना? उसमें कितने होते, 3। यानी कि जितने भी नंबर का हम जोन से नंबर का अपन आवेश लेके आएंगे, ठीक है ना, उससे एक स्टेप कम, सॉरी उससे एक टर्म कम, उससे एक पद कम आएगा अपने पास। जब मैं चौथा आवेश लाया था तो कितने टर्म्स आए थे, 3। जब मैं 5वां आवेश लाया हूं तो कितने टर्म्स आए हैं अपने पास, 4। ऐसे ही अगर अपन n आवेश लाएंगे, देखो ध्यान रखना, जब भी हम आवेश ला रहे हैं, उस आवेश को लाने से पहले, जिस आवेश को ला रहे हैं उसको लाने से पहले जो भी आवेश आ चुका था वो सब के सब किससे गुना हुए हैं, आने वाले आवेश से गुना हुए हैं। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? और जब ये इसमें ऐड होंगे, ध्यान रखना, अगर मैं 5 आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहूं तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 स्टेप जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे तो आपको दिख रहा है ना कि हर आवेश, हर जितने भी आवेश है वो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Q1 Q2 से भी हो रहा है, Q1 Q3 से भी हो रहा है, Q1 Q4 से भी हो रहा है, Q1 Q5 से भी हो रहा है, ऐसे ही Q2 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? और Q2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और Q2 Q5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा। Q3 Q4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा। और Q3 Q5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे Q4 जो है 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना? यानी कि अगर हम इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो n आवेशों के कारण अगर हमें विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान निकालना होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इसी को अगर मैं एक छोटे रूप में सिंपल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि समीशन यू की वैल्यू होगी समीशन के, तो सब में आ रहा है क्यू आई क्यू जे। आई और जे क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले में देख लीजिए कि यहां क्यू के साथ जो भी वैल्यू आ रही है दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, अपॉन आर। अच्छा, आर में क्या आ रहा है, जितने नंबर का आवेश है वही वैल्यू आ रही है, यानी आई और जे, इन दोनों आवेशों, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस ही तो आ रही है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि आई डज नॉट इक्वल टू जे। यहां आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। इन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो हम यहां ये देख रहे हैं कि आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। और आई की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 to n। अच्छा, जे भी है तो जे के लिए एक समीशन और लगाना पड़ेगा। मैं यहां जे लिख देता हूं और यहां आई लिख देता हूं। आई की वैल्यू 1 से लेके n, ये किसकी वैल्यू आ गई है भाई, u की। क्लियर है? तो हम आई और जे, ध्यान दे लेना, आई और जे की वैल्यू कहां से रखेंगे, 1 से लेके n रखेंगे। कंडीशन ये है कि अगर मैंने आई की वैल्यू 1 ले ली तो फिर जे की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आई और जे की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ठीक है? अभी इसके अनुसार ध्यान देना, अगर इसके अनुसार, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें करेक्शन है। ठीक है? अब यदि इसके अनुसार मैं 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने वाला हूं तो देखो क्या आएगा, के आई की वैल्यू क्या रखूंगा, 1। आई की वैल्यू 1 रखी तो Q1 हो गया। ठीक है? अब J की वैल्यू 1 नहीं रख सकता तो J की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2, नीचे हो गया R12 प्लस के। अब I की वैल्यू क्या रख देता हूं, 2 रख देता हूं।
ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 2 रख दी, ठीक है ना, ध्यान रखना आई की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 2 रख दी, जे की वैल्यू मैंने क्या रखी है 2, तो 2 से आगे की वैल्यू रख देता हूं 3, तो क्या आ गया के Q2 और Q3 अपॉन R23, ठीक है। अगला देखो, ध्यान रखना 1 2, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू ध्यान दे लेना, इसकी वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूं 3, और 4 तो है ही नहीं, अभी अपने पास आवेश कितने हैं, आवेश कितने हैं अपने पास 3 ही तो है। तो देखो अपन ने 1 रखा, 1 के साथ 2 रख दिया, 2 के साथ क्या रख दिया 3 रख दिया, तो अपन एक काम करते हैं, अब 3 के साथ क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो देखो क्या आएगा के Q3 Q1 अपॉन R13, R31 आएगा, ठीक है ना। 3 और 1 का मतलब क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ क्या हो जाएगी कि देखो हमने i की वैल्यू 1 2 और 3 तो रख दी है, ठीक है ना भाई। जब मैंने i की वैल्यू 1 रखी तो j की वैल्यू 2 रखी, तो क्या मैं j की वैल्यू 1 रख के i की वैल्यू 2 नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं भाई। अपनी कंडीशन यही तो थी कि i और j बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, तो मैं ये तो रख सकता हूं कि मैं j की वैल्यू, ध्यान दे लेना, j की वैल्यू 2 रख के और i की वैल्यू 1 रख दूंगा, नीचे आ जाएगा R21। देख लो जरा दोबारा से देखो कि पहले मैंने क्या किया था, i की वैल्यू 1 रखी थी, j की वैल्यू 2 रखी थी, i की वैल्यू 1 रखी थी, j की वैल्यू 2 रखी थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि i की वैल्यू 2 रखी, j की वैल्यू 3 रखी। मैंने ये नहीं रखा था i की वैल्यू, ध्यान दे लेना, i की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 2 रखी, ये भी तो रख सकता हूं, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो मैंने अब की बार यहां रख दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, क्या ऐसा नहीं रख सकते कि i की वैल्यू तो 3 और j की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा R23। हमने क्या किया था, i की वैल्यू 3 रखी थी, क्या ऐसा नहीं रख सकते i की वैल्यू 1 रख दें और j की वैल्यू 3 रख दें। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूले के अनुसार, तो जितनी भी वैल्यू है वो सब कैसे आ रही है, डबल आ रही है। कितनी आ रही है, डबल आ रही है। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें ये वैल्यू डबल से आधी करनी है, ठीक है ना, डबल से क्या करनी है, आधी रखनी है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई वैल्यू डबल आ रही है तो उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू वापस आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहां पर एक करेक्शन और करना है कि हम ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या लगा देंगे, हाफ और लगा देंगे, ठीक है। के कॉमन आ रहा है तो के बाहर भी ले सकते हैं, तो अपना एकदम करेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, k/2 समीशन i इज इक्वल टू 1 to n समीशन j इज इक्वल टू 1 to n k qi qj अपॉन rij, वेयर कंडीशन क्या है अपने पास कि i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ये सारी वैल्यू डबल आ रही थी तो हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। कब, जबकि पहले से यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने पढ़ा है n आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, ठीक है ना, अभी तो हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है ही नहीं। अगर ये 0 नहीं हो, पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, तो उसके कारण n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो जल्द से जल्द बनाने की। और अपने चैनल पे बेटा अब मैं क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं क्विज के फॉर्म में, तो आप चैनल जब ओपन करेंगे तो कम्युनिटी टैब में जाकर आपको जो है क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो वहां भी आप करेक्ट आंसर देख के अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि कितना अपनों को सब्जेक्ट का नॉलेज है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।